वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेटलर्जी के नेक्स्ट चैप्टर तक चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, जो कि सिंगल मेटल का एक्सट्रैक्शन, उसका प्यूरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम लोग मेटलर्जी के उसी पार्ट के बारे में चलेंगे और ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का हो, आईटी जेई का हो, एम्स का हो, आईटी जैम का हो, इवन क्लास 12th में भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और अदर एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और तो ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉपर के बारे में कि कॉपर क्या होता है, उसका ऑकरेंस क्या होता है। उसके ओर के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में ही जान लिया था। तो आज हम लोग कॉपर की कंप्लीट नॉलेज लेंगे। किसके बारे में? कॉपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कॉपर की ऑकरेंस कहाँ कहाँ ये होता है। कॉपर ऑकर्स इन द फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। द मेन ओर एज फॉलो, जिसका मेन ओर जो होता है कॉपर पायराइट, फार्मूला आप जानते ही हैं, CuFeS2 और Cu2S.Fe2S3। ओके, और क्यूप्राइट ले लेते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं रूबी कॉपर। तो इसका फार्मूला होता है Cu2O। कॉपर ग्लैंस Cu2S। मैलाकाइट Cu2OH होल ट्वाइस एंड डॉट CuCO3। एजुराइट Cu2OH होल ट्वाइस डॉट 2CuCO3। तो ये हमारे क्या है, मेजर ओर है हमारे कॉपर के। और भी होते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एक पहला वीडियो जो मेटलर्जी का मैंने पढ़ाया था, उसमें न केवल कॉपर बल्कि जितने भी ओर इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे ओर्स का लिस्ट मैंने उसे बनाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर देखें, उसको प्रेफर करें, पहले वो वीडियो देखें, तब यहाँ पे देखेंगे तो ओर्स के बारे में अच्छे से आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लिया हमने ऑकरेंस। अब देखते हैं इसका एक्सट्रैक्शन हम करते कैसे हैं। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर सल्फाइड बाय 2 प्रोसेस। अगर ओर सल्फाइड के फॉर्म में तो 2 प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ दैट? First process is pyrometallurgical process. That means this is a dry process and applied to the high grade ore containing 4% और more copper। जिस ओर में कॉपर का परसेंटेज 4% से ज़्यादा होता है या 4% होता है, उनमें हम पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस लगाते हैं। मीन्स वहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं और ये एक तरह से ड्राई प्रोसेस होता है। सेकेंड होता है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। दिस इज़ अ वेट प्रोसेस एंड अप्लाइड टू द लो ग्रेड ओर्स। मतलब जहाँ पे कॉपर का परसेंटेज 4% से कम होता है, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पायराइट्स बाय पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस, दैट मीन्स स्मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, तो पहला प्रोसेस होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन। पहला स्टेप है द फाइनली पाउडर्ड ओर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हम ओर लेते हैं उसको पाउडर फॉर्म में, फाइन पाउडर फॉर्म में उसको क्रश कर लेते हैं। उसके बाद उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है किसमें? फ्रोथ फ्लोटेशन में। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो नीचे रह जाती है, जो हमारा कॉपर का फॉर्म आ जाता है वो ऊपर फ्रोथ के फॉर्म में ऊपर आ जाता है। सेकेंड प्रोसेस जो हम इसमें स्टेप अपनाते हैं वो होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज़ हीटेड strongly in presence of air. Sulfur, arsenic and antimony are removed in the form of their volatile oxides, while the proper ore is converted into the mixture of the cuprous and ferrous sulfides। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले उसको हीट किया जाता है, स्ट्रांगली एयर के प्रेजेंस में करते हैं। और यहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सल्फर के फॉर्म में या आर्सेनिक या एंटीमनी, जो भी हमारी इम्प्योरिटी होती है एक्स्ट्रा अदर देन कॉपर, तो उसको हम उसका वोलाटाइल ऑक्साइड बना के उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या होता है, और हमारा क्यूप्रस या फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस सल्फाइड आर पार्शियली ऑक्सीडाइज टू द ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे ये जो हमारा पार्शियल सल्फाइड ओर है, जो कि क्यूप्रस सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड के फॉर्म में होता है, क्यूप्रिक सल्फाइड होता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके ऑक्साइड फॉर्म में। सल्फाइड से कहाँ जाएगा? ऑक्साइड के फॉर्म में। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आर्सेनिक का सभी एयर के साथ कराते हैं, एंटीमनी एयर के साथ। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, वोलाटाइल ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाता है SO2 बना के, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड एंटीमनी ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है, तो ऑक्सीजन के साथ मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड फेरस
ऑक्साइड क्या होता है यहाँ पे बन जाता है, और सल्फ़र हमारा एज अ वोलेटाइल ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में ला देते हैं, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करा लेते हैं। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल्टिंग। नाउ द रोस्टेड ओर इज मिक्सड विद द सैंड, सैंड मीन SiO2, जो हमारा सैंड होता है सिलिका फॉर्म में, फ्लक्स, सैंड फ्लक्स and coke means fuel, and then heated in water jacketed blast furnace called the smelter। यहाँ पे क्या होता है, वाटर जैकेटेड होता है, मतलब कोल और सैंड को मिला के उसमें हीट किया जाता है, वाटर जैकेटेड करके ब्लास्ट फर्नेस, मतलब वाटर जैकेट बाहर की तरफ उसके वाटर दौड़ता रहता है, वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में हम इसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम जनरली स्मेल्टर बोलते हैं। ठीक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फाइड विच started during roasting now goes a step further। अब रोस्टिंग के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है, फेरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड रिएक्ट्स विद द सैंड टू फॉर्म द फेरस सिलिकेट मीन्स स्लैग। स्लैग बना लेते हैं, तो वहाँ पे फेरस का जो इम्प्योरिटी होती है उसको भी हम अलग कर लेते हैं। अब ऑक्साइड हमारा किस में चला गया, सिलिकेट में। जो आयरन का ऑक्साइड था अब वो कहाँ चला गया, आयरन सिलिकेट में। Here some ferrous sulfide reacts with the Cu2O to form the cuprous sulfide। ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या हुआ, FeO फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करता है SiO2 के साथ, मीन सिलिका के साथ बनाता है हमारा स्लैग। ठीक। अब Cu2O और आयरन सल्फाइड का रिएक्शन होता है, यहाँ पे बनता है क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S प्लस FeO फेरस ऑक्साइड। आई बात समझ में। चलिए, स्लैग क्या होता है, फॉर्मिंग अपर लेयर। अब इस जो मिक्सचर तैयार हुआ हमारा आयरन सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और हमारा जो सिलिकेट हुआ, तो यहाँ पे स्लैग जो होता है, स्लैग हमारा उसमें अपर लेयर फॉर्म होता है, एंड द मोल्टेन मास कंसिस्टिंग ऑफ द क्यूप्रस सल्फाइड एंड अ लिटिल आयरन फॉर्मिंग द लोअर लेयर कॉमनली कॉल्ड एज द मैटे। मैटे बोलते हैं उसको, एंड आर रिमूव फ्रॉम द सेपरेट होल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों को अलग अलग होल से निकाल लेते हैं, जो कि हमारा अपर लेयर है, लोअर लेयर है। लोअर लेयर में हमारा क्या होता है, कॉपर होता है। ऊपर के लेयर में हमारा स्लैग आयरन को हमने अलग कर लिया, तो दो लेयर अलग हो गए और दोनों को अलग अलग होल से हमने अलग कर लिया। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन क्या होता है, मोल्टेन मैटे इज हीटेड इन अ बेसिमर कन्वर्टर एंड अ ब्लास्ट ऑफ एयर मिक्सड विद द सैंड इज ब्लोन थ्रू द मोल्टेन मास। अब मोल्टेन मास में क्या होता है, हम सैंड को ब्लो करते हैं एयर के साथ मिक्स करके, जिसको बेसिमर कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिमराइजेशन। क्या होता है आइए देखते हैं। हियर आयरन सल्फाइड इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड एज स्लैग। मैंने जो आयरन सिलिकेट के फॉर्म में उसको अलग कर लिया, तो स्लैग के फॉर्म में आयरन सल्फाइड निकल जाता है। नाउ द पार्ट ऑफ cupric sulfide, copper sulfide is oxidized to the copper cuprous oxide। Okay, now the a part of the copper sulfide reduced to the copper oxide to metallic copper। ठीक है, क्या हो गया, मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे Cu2O। तो आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, FeO, और फिर यही FeO रिएक्ट करता है किसके साथ, सिलिका के साथ, तो स्लैग के फॉर्म में FeSiO3 बनता है, और इस स्लैग के फॉर्म में हम यहाँ से कम्प्लीटली वहाँ से आयरन सल्फाइड को निकाल लेते हैं। अब क्यूप्रस सल्फाइड की बात करते हैं, तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और फिर ये कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करके यहाँ पे सल्फाइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है, और हमको मेटालिक कॉपर मिल जाता है। ठीक। नाउ द मोल्टेन कॉपर इज पॉर्ड ऑफ इनटू द सैंड। अब मोल्टेन कॉपर जो मेटालिक है ये सैंड में पोर कर दिया जाता है, सैंड मोल्ड्स, एंड इट कूल्स, इट गिव्स अप द डिजॉल्व्ड सल्फर डाइऑक्साइड विच फॉर्म्स द ब्लिस्टर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। हैंस द मेटल thus obtained is called the blister copper and contains 98% copper। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम सिल्का का बनाए हुए हैं सैंड का मोल्ड, उसमें हम कॉपर जो मोल्टेन स्टेट में मिला है हमको, उसको वहाँ पॉर कर देते हैं। अब वो क्या करता है, इट कूल्स, इट गिव्स अप द डिजॉल्व्ड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म बाहर निकलता है, विच फॉर्म द ब्लिस्टर ऑन द सरफेस। वो सरफेस पे क्या होता है, ब्लिस्टर्स बनाता है, इसीलिए इस कॉपर को क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स कॉपर। और इसमें कितना कॉपर होता है, लगभग 98% कॉपर ही होता है, और कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। आई बात समझ में। अब
लास्ट स्टेप होता है हमारे यहाँ पर रिफाइनिंग का। 98% कॉपर तो वहाँ मिल गया, अब हमको रिफाइन करना है इसको। नाउ रिफाइनिंग में पहला स्टेप होता है पोलिंग का। द मोल्टन ब्लिस्टर कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड स्टीर्ड विद द ग्रीन वुड पोल। यहाँ पे क्या होता है, उस मोल्टन ब्लिस्टर कॉपर को हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, और वहाँ पे स्टर किया जाता है उसको ग्रीन वुड पोल से, मतलब हरी लकड़ी के डंडे से उसको स्टर किया जाता है। सो सल्फर एंड आर्सेनिक आर ऑक्सीडाइज टू दियर वोलाटाइल ऑक्साइड, कुछ भी बचे होंगे तो वो वहाँ के वोलाटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ द आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्स द स्कम और द स्लैग विच इज स्कीम्ड ऑफ। आयरन जो भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा वो भी हमारे यहाँ पे सल्फर के साथ स्कम और CO2 के साथ हमारे यहाँ पे स्लैग बना लेता है, जो कि स्कीम ऑफ मतलब बाहर निकाली जाता है फेन के फॉर्म में, वो ऊपर आ जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। नाउ द क्यूप्रस ऑक्साइड इज रिड्यूस टू द कॉपर बाय CO। नाउ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द ग्रीन वुड, और ग्रीन वुड क्या होता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हमारा निकलता है, कहाँ से निकलता है, ग्रीन वुड से। तो रिएक्शन क्या होता है हमारा, क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है और हमको मेटेलिक प्योर कार्बन मिलता है। यही क्यूप्रस ऑक्साइड जो हम ग्रीन वुड से जब स्टर करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो रिएक्शन करके वाटर निकालता है वेपर के फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा जो मेटेलिक कॉपर होता है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्योर कॉपर निकाल रहे हैं मेटेलिक के फॉर्म में, आप देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें जो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कंटेन्स एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक एसिडिफाइड मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होता है। नाउ द इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एनोड वाइल द कैथोड इज अ प्योर कॉपर स्ट्रिप। इस इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ में हम जो कैथोड और एनोड की बात करते हैं, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वहाँ पे एनोड जो होता है हमारा इम्प्योर कॉपर होता है, और कैथोड जो होता है हमारा प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है। बस उसमें पोर कर देते हैं उस एसिडिफाइड कॉपर सोल्यूशन में, दैट इज कॉपर सल्फेट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड विच ग्रेजुअली ग्रो इन साइज। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो इम्प्योर एनोड से कॉपर निकलता है और वो हमारे प्योर कॉपर स्ट्रिप के पास जाके डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, जो कि समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, ग्रोज इन साइज ग्रेजुअली along with the time. Okay, now the impurity like iron, zinc, nickel, cobalt etc. dissolves in the solution as a sulfate, and other like gold and silver settle down below the anode as a anode mud. यहाँ पे जो भी impurity एक्स्ट्रा प्रेजेंट है अदर देन कॉपर, दैट इज़ आयरन, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, वो क्या करते हैं सॉल्यूशन में सल्फेट के फॉर्म में डिज़ोल्व रहते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो वो एनोड रॉड के नीचे एनोड मड की तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। नाउ द कैथोड इज रिमूव्ड एंड द कॉपर ऑफ अबाउट 99.99% प्योर इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, उस कैथोड को रिमूव करते हैं और उस कैथोड के ऊपर जो कॉपर डिपोजिशन होता है वो कितना होता है, 99.9% प्योर कॉपर मिलता है हमको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमारा इस तरह से होता है। तो एक डायग्रामेटिक व्यू देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है, इम्प्योर कॉपर विच इज़ एक्ट एज अ एनोड एंड दिस इज़ द प्योर कॉपर एक्ट एज अ कैथोड। आई बात समझ में। तो ये सॉल्यूशन जो हमारा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे इसी इम्प्योर कॉपर एनोड से कॉपर को हमको अलग करना है। हमने बैटरी से जोड़ा, यहाँ पे करंट पास हुआ, तो यहाँ से जो भी कॉपर होगा वो कॉपर यहाँ से निकलेगा और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे ये साइज़ क्या होगा, इस तरह से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये साइज़ उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ये कम होगा और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा अलॉन्ग विद द टाइम, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। जब हम यहाँ से इसको निकालेंगे पूरा तरह से, जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हमको मिलता है, 99.9% प्योर कॉपर मिलता है। और जो हम यहाँ पे इम्प्योरिटी देख रहे हैं ये गोल्ड और सिल्वर का फॉर्म है, जो कि एनोड मड की तरह यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। बाकी जो इम्प्योरिटी है जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकिल का, वो क्या होता है सल्फेट के फॉर्म में इसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहते हैं। आई बात समझ में। तो ये एक हमारा क्या हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। तो ये हमको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस मैंने दूसरा प्रोसेस बताया जो कि वेट होता है और लो ग्रेड
कॉपर ओर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रस्ट एंड पाउडर्ड लो ग्रेड ओर इज एक्सपोज टू द एयर एंड वाटर, देन कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू द कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या करता है, जो ओर हमारे पास है लो ग्रेड का, उसको क्रश करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं और उसको एक्सपोज करते हैं एयर और फिर वाटर में, एंड देन कॉपर सल्फाइड जो उसमें होता है वो ऑक्साइड हो जाता है कॉपर सल्फाइड से कॉपर सल्फेट में। और जो कुछ आयरन सल्फेट होता है, सम आयरन सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। द प्रोसेस इज completed in about a year. It will take some time. So यहाँ पे कॉपर पायराइट है जो ओर के फॉर्म में है, एयर के साथ हमने किए यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हुआ। कॉपर सल्फाइड का एयर के साथ करवाते हैं तो ये भी कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फाइड का जो हम एयर के साथ कराते हैं इसको भी कन्वर्ट हो जाता है हमारे किसमें, कॉपर सल्फेट में। थोड़ा सा इसका ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमको मिलता है कॉपर सल्फाइड फॉर्म में। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मैलाकाइट ग्रीन। ओके, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, कॉपर सल्फेट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे CO2 गैस के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर निकलती है, वाटर निकलता है, तो कॉपर सल्फेट मिल गया हमको। अ पेल ग्रीन लिक्वर ड्रेनिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द heaps is the CuSO4 which is collected in the pans and treated with the iron scrap which precipitate out copper। यहाँ पे जो CuSO4 का पेल ग्रीन कलर का हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम आयरन स्क्रैप्स के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो वहाँ पे हमको कॉपर सल्फेट में से सल्फेट पोर्शन आयरन से रिएक्शन करता है, वहाँ बनाता है आयरन सल्फेट और हमको कॉपर, मेटालिक कॉपर डिपॉजिट मिलता है बॉटम पार्ट में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर। पहला प्रॉपर्टीज़ का फिजिकल है, कॉपर इज़ रेडिश कलर, रस्ट्यूरॉन्स, हैवी मेटल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका 8.94 एंड इट मेल्ट्स, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1080 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट 2325, मतलब 2325 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो होता ही है, साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द सिल्वर। सिल्वर के बाद ये दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो एग्ज़ाम में ये जो ऑर्डर है ये ज़रूर पूछता है। कैसे पूछता है कि अगर दे दिया 4 ऑप्शन, इसमें से उसका कंडक्टिविटी ऑर्डर हीट का हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, उसको अरेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू दियर कंडक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमको याद रखना, पहला होगा सबसे बेस्ट कंडक्टर जो कि जानते हैं हम लोग सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है वन ऑफ द मोस्ट एंड और यू कैन से दैट वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट इज़, चॉइस ऑप्शन में दे देगा, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। तो वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, सिल्वर। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्ट। ये दोनों याद रखना, सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो पहला कौन है, सिल्वर, दूसरा कौन है, कॉपर, याद रखना है। ठीक, चलिए दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आइए देखते हैं। एक्शन ऑफ एयर, कॉपर का जब हम एयर से एक्शन कराते हैं, एयर से क्या रिएक्शन होता है, कॉपर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर एट रूम टेम्परेचर। ड्राई एयर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, बट when exposed to the moist air having CO2 it is superficially coated with a green layer of basic carbonate। ड्राई एयर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जब हम इसको मॉइस्ट एयर में डालते हैं along with CO2 जो कैरी करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का क्यूप्रस कार्बोनेट बोल रहे हैं, कॉपर कार्बोनेट बोल रहे हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जो कि बेसिक होता है। हमने लैब में अक्सर देखे होंगे कि कॉपर का जो वेसल होता है वहाँ पे क्या होता है, कोने कोने कहीं भी ग्रीन कलर का उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, दैट इज़ कार्बोनेट। ओके, सो कॉपर मॉइस्चर हो गया यहाँ पे वाटर, CO2 हमारा गैस के फॉर्म में, और एयर के प्रेजेंस में जो हमारा रिएक्शन बनता है वो क्या बनता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, व्हेन हीटेड विद द एयर इट फॉर्म्स द क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखिए कॉपर का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं मतलब कि एयर के साथ, तो ये बनाता है हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड, और टेम्परेचर कितना होता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, ठीक है। और वहीं जब हम यही रिएक्शन 1100 से ज़्यादा पर कराते हैं तो बनाता है क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो पहले क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद जब हम टेम्परेचर 1100 से ज़्यादा करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आते हैं। अब देखते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या रिजल्ट देता है। नाउ द ऑक्सीडाइजिंग एसिड such as HCl or H2SO4 do not have any effect on the copper. However, they dissolve the metal in presence of air. यहाँ पे क्या हुआ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो नहीं कराते हैं, फॉर एग्जांपल HCl और H2SO4 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन अगर एयर के प्रेजेंस में होते हैं तो ये मेटल को डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉपर जब हम HCl डीप करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, क्यूप्रस क्लोराइड बनाता है CuCl2 प्लस H2O। कॉपर का H2SO4 के साथ कराते हैं तो CuSO4 बनाता है प्लस 2H2O। ओके, तो ये रिएक्शन सी आपको याद रखने एग्जाम में पूछ ही लेता है कभी कभी रिएक्शन के फॉर्म में, कंप्लीट द रिएक्शन लाइक दिस। सो नेक्स्ट इज द एसिड पोजेसिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं ऐसा एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लाइक दिस। सो रिडली अटैक द कॉपर, वो कॉपर के ऊपर अटैक करता है। मेटेलिक कॉपर जब रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ तो यहाँ पे क्या बनाता है, CuSO4। और कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, CuNO3 होल ट्वाइस। है बात समझ में। दूसरी तरफ भी कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ बनता है CuNO3 होल ट्वाइस। यहाँ पे नाइट्रस गैस निकलता है, यहाँ पे नाइट्रिक गैस निकलती है, NO2 गैस, ठीक। तो ये हमारा रिएक्शन होता है जब हम एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। डाइल्यूट एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। तो अलग अलग एसिड में ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, अलग अलग रिएक्शन भी शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जब पॉइंट आता है एक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया। अब कॉपर का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या रिजल्ट देता है, कॉपर dissolves in ammonia solution in presence of air forming deep blue solution of the complex salt tetraamine copper 2 hydroxide। जब हम कॉपर को अमोनिया में डालते हैं तो अमोनिया में कॉपर डिज़ोल्व हो जाता है और क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। रिएक्शन देखते हैं, कॉपर का रिएक्शन जब हम अमोनिया के प्रेजेंस में अमोनिया में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर तो ये हमारा रिजल्ट देता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या है, टेट्राएमीन कॉपर 2 OH हाइड्रोक्साइड है, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, वो सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है। आई बात समझ में। चलिए, इट ऑल्सो डिजॉल्व्स इन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम साइनाइड यील्डिंग द कॉम्प्लेक्स CuCN4-, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, टेट्रासाइनो कॉपर, ठीक है। तो ये हमारा कॉपर 3 बनाता है वहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर का एक्वस एसिड के साथ जो एक्वस अमोनिया के साथ जो रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। ये क्या होता है, कॉपर डिस्प्लेसेस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक द सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम एट्सेट्रा फ्रॉम दियर सॉल्ट सोल्यूशन। अगर कॉपर का रिएक्शन ऐसे सॉल्ट से कराते हैं, ऐसे सॉल्ट सोल्यूशन से कराते हैं जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसमें कम है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब कि अगर रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर के कॉम्प्लेक्स के साथ, मरकरी सॉल्ट के साथ, गोल्ड सॉल्ट के साथ या प्लेटिनम सॉल्ट के साथ, तो वहाँ पे इस मेटल को रिप्लेस करके अपने खुद बैठ जाएगा वहाँ पे कौन, कॉपर, ठीक। दूसरा पॉइंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक आयरन एंड जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन। हमने देखा पिछले रिएक्शंस में, कई रिएक्शंस में देखा हमने कॉपर को हटा के वहाँ पे आयरन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब हम आयरन से करवाते हैं, आयरन स्क्रैप के साथ, तो आपको क्या मिलता है, आयरन सल्फेट। क्यों, बिकॉज आयरन हैविंग द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो वो क्या किया, वहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया, क्या बनाया, आयरन सल्फेट, और मेटेलिक कॉपर हमको उस सॉल्यूशन में दे देता है। तो ये हुआ हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। रिएक्शन देखते हैं, 2Ag + Cu के साथ करते हैं तो यहाँ पे
सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है, बट कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी तरह से हम आयरन और कॉपर के बाद में देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में भी वो रिएक्शन बदल जाती है। यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन होगा और आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे इसका यूज़, कॉपर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारा यूज़ इसका। कॉपर इज़ द सेकेंड मोस्ट यूजफुल मेटल, द फर्स्ट इज़ बीइंग आयरन बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इन एयर एंड वाटर एंड द एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। आयरन के बाद यूज़ होने वाला कॉपर दूसरा सबसे यूज़फुल मेटल है। ये क्यों इतना स्टेबल, इतना मेटालिक यूज़ है इसका? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी वाटर और एयर दोनों में, साथ ही साथ इसकी बेस्ट कंडक्टिविटी, इसकी एक्सीलेंट कंडक्टिविटी की वजह से इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर, केबल्स एट्सेट्रा फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज अ कॉइनेज मेटल एंड इन ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, और इलेक्ट्रिक वायर जो हम घर में केबल देखते हैं, वायर देखते हैं, उन सब में भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉइनेज मीन्स सिक्के बनाने में, और ऑर्नामेंट्स जो बनाने में भी यूज़ करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयज़, जो हम ढेर सारा अलॉय देखते हैं, पीतल देखते हैं, फूल देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रास बनाने में, ब्रॉन्ज बनाने में, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल, इन सारी चीज़ों को बनाने में भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी स्टेबिलिटी जो हम एयर और वाटर में देखते हैं, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए कॉपर का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कॉपर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लिया है। पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेटल के साथ लेके आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल हमारा आयरन होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल मेटल है वो। आज के सेशन में जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में दे दें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन आंसर को वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आपके डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और वहाँ से आप इन वीडियोस का पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। पेंडेमिक सीजन चल रहा है, अच्छे से इस टाइम का यूज़ करिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।